आप एक बार इसको डिटेल में समझाएं कि स्मार्ट सिटी होने का मतलब क्या होता है। हर घर में टैप होना चाहिए, पानी आना चाहिए, हर घर में सीवरेज कनेक्शन होना चाहिए, पार्क्स होनी चाहिए, रोड होनी चाहिए जिसपे बुढ़े लोग, बच्चे सब लोग वॉक कर सके, वॉकिंग डिस्टेंस में मार्केट होनी चाहिए, स्ट्रीट लाइट जलनी चाहिए, ये पूरे शहर में होना चाहिए। डिजिटल टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए कि अब आपके घर से हमने कूड़ा उठाया तो आपको एसएमएस आ जाए आज कूड़ा उठा। अच्छा। हाँ, और इसको मार्क ट्वेन ने कहा है, दिस इज ओल्डर इवन देन हिस्ट्री, ओल्डर देन लेजेंड एंड इवन ओल्डर देन दीज टू कंबाइंड। अब तिरुपति को लीजिए जी। तिरुपति कभी 1 लाख आते हैं, कभी 5 लाख, कभी 10 लाख, तो मैनेजमेंट का गंगा ऐसे कर्व करती है, 3 माउंट्स के तरीके से रोडें हैं, शिव जी का त्रिशूल है उस मॉडल में बनी। अच्छा। तो 3 रोडें इस तरीके, 3 सेमी सर्कल है, 3 त्रिशूल। 80s और 90s में ये बिल्कुल बराबरी के शहर थे, दोनों पब्लिक सेक्टर यूनिट थे जी। साइज सेम था, पॉपुलेशन सेम थी। 90s के बाद कुछ हो गया कि हैदराबाद कहाँ पहुंच गया और कानपुर वहीं रह गया। जेके सुपर पॉडकास्ट की जनता, आपने कई सारे प्रोजेक्ट्स तो देखे होंगे, कई सारे प्रोजेक्ट्स को समझा होगा, लेकिन आज आप समझेंगे 2 शहरों को और शहरों के साथ स्मार्ट सिटीज़ को, और इस बारे में जानेंगे कि एक शहर फंक्शन कैसे करता है, एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फंक्शन कैसे करती है, लोग वहाँ पे उनकी ईज ऑफ लिविंग बढ़े इसके लिए क्या काम होते हैं, इन सब के बारे में आप जानेंगे। गवर्नेंस के तौर पर, कंस्ट्रक्शन के तौर पर किस तरह का काम होता है, किस तरह का कमाल का काम होता है कि आपका जीवन सुधर जाए और कमाल का रहे एक शहर के अंदर। इसके लिए आज जो गेस्ट हमारे साथ हैं वो हैं बहुत ही कमाल के व्यक्ति, डॉक्टर समीर शर्मा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जेके सुपर पॉडकास्ट में। कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा रहा सर आपका सफर हैदराबाद से दिल्ली तक का? बढ़िया बढ़िया। हैदराबाद खूब पानी बरस रहा था। हाँ। यहाँ भी बरस रहा था। बहुत बढ़िया, पूरे इंडिया में पानी बरस रहा है। लेकिन सर यहाँ पे तो एयरपोर्ट पे बरसा और बाकी पूरा सूखा सूखा ही था। हाँ, दिल्ली में कहते हैं आजकल कुछ एरिया में बरस जाता है, कहीं में नहीं बरसता। सर अपने बारे में कुछ बताएं कि आपका करियर की शुरुआत कहाँ से होती है, आपकी पढ़ाई क्या थी, फिर आपकी पहली पोस्टिंग पे चलते हैं, फिर धीरे धीरे जिस टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं जो कि वाराणसी है, वाराणसी का अर्बन डेवलपमेंट है, स्मार्ट सिटी के इनिशिएटिव्स हैं, जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो आएंगे 2-4 मिनट में आएंगे, लेकिन पहले सर के बारे में जानते हैं। सर अपने बारे में बताइए। मेरी पढ़ाई बचपन लखनऊ में हुई थी, फिर दिल्ली में हुई थी जी। फिर उसके बाद मैं 1 साल पुलिस में था और फिर IAS में आ गया था। पुलिस में मैं यूपी में था जी। सन 84 में, और 85 में फिर मैं AP में आ गया था। अच्छा। मेरी सर्विस जो रही करीबन 12 साल दिल्ली में रही, और 4 साल मैंने USA में PhD करी, और बाकी जो 24 साल रहे वो आंध्र प्रदेश में रही, ज़िलों में रही, हैदराबाद में रही, विजयवाड़ा में। अच्छा। उसमें मैं 6 साल म्युनिसिपल कमिश्नर था और वहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी था अर्बन में। फिर यहाँ मैं 4 साल यहाँ अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में था जी। तो अर्बन में करीबन 14 साल मैंने बिताए। अर्बन में सर? अर्बन सेक्टर में। सर इस सेक्टर में आने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, क्या आपने पढ़ाई करी या क्या, किस वजह से आप इस सेक्टर की तरफ आए? मैं बचपन में जब था तो लखनऊ में एक म्युनिसिपल कमिश्नर होता था, वो सवेरे इंस्पेक्शन करता था घोड़े पे। अच्छा। तो मुझे बड़ा इम्प्रेस हुआ कि भाई ये कितना बढ़िया चीज़ करता है पब्लिक के लिए। क्या हुआ, सन 90 में मैं डिप्टी सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर था, तो बहुत यंग था उस समय। तो मैंने एक दिन चीफ मिनिस्टर साहब से कहा, सर मैं बहुत यंग हूँ, 5 साल की सर्विस है, मैं चाहता हूँ फील्ड में जाऊँ। तो उस समय खाली हुआ म्युनिसिपल कमिश्नर विशाखापट्टनम, तो उन्होंने मेरी म्युनिसिपल कमिश्नर विशाखापट्टनम पोस्टिंग कर। अच्छा। विशाखापट्टनम पोस्टिंग हुई, फिर विजयवाड़ा हुई। फिर ये सब करने के बाद 2004 में मैंने सोचा PhD कर लूँ, फिर मैं जाके अर्बन डेवलपमेंट PhD करी USA से। अच्छा। फिर जब वापस आया तो मैंने मुख्यमंत्री साहब से कहा, सर मैं इतना अर्बन करके आया, PhD करके आया, मुझे अर्बन में कहीं पोस्टिंग करिए। तो उन्होंने फिर हैदराबाद में मेरी म्युनिसिपल कमिश्नर पोस्टिंग कर दी जी। और फिर उसके बाद मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट आंध्र प्रदेश में जी हो गया। जी। उसके बाद मैं दिल्ली आया, 2014 में मई में आ गया था। वहाँ मैं ITDC इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर था। अच्छा। दिसंबर 2014 मुझे वेंकैया नायडू साहब ने बुलाया कि ये स्मार्ट सिटी ये सब है, तो हमने सोचा कि तुम क्यों नहीं आ जाते हो इधर। तो 2014 दिसंबर में मैं अर्बन मिनिस्ट्री दिल्ली में चला गया। चलिए सर, आपने बहुत कमाल का शब्द बोला है, स्मार्ट सिटी। बहुत हल्ला है इसका देश भर में कि कई सिटीज़ को स्मार्ट सिटीज़ में बनाया जा रहा है। स्मार्ट सिटी होती क्या है, इसका कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में आया कब और किस तरह से ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं सर? 2014 में जब मैंने ज्वाइन करा तो उस समय जो हम लोग को पॉलिटिकल एजेंडा था कि 100 स्मार्ट सिटी बनानी है। 100 और PM साहब गए थे और ब्लूमबर्ग थे, माइकल ब्लूमबर्ग, उनसे बात करके आए। तो ये था कि इनको कंपटीशन बनानी है। तो जो हम लोग गिवन था कि 100 शहर बनाने, तो जब बनाए तो
पूरे वर्ल्ड में स्मार्ट सिटीज़ थी। मैं ज़्यादातर स्मार्ट सिटीज़ का मतलब होता था डिजिटल स्मार्ट सिटी, कि आप डिजिटल कमांड कंट्रोल सेंटर बना दो, सबको डिजिटलाइज कर दो, सेंसर लगा दो, तो ये सब था। मैं इंडिया में तो हम लोगों ने देखा कि प्रॉब्लम और थी, पहले पानी, सीवरेज ये सब हो, फिर डिजिटलाइजेशन हो। तो जो इंडिया का स्मार्ट सिटी का था, एक तो उसका हम लोगों ने डेफिनेशन नहीं करा, कि मुश्किल था। ठीक है, एक स्मार्ट मुंबई और स्मार्ट कानपुर फ़र्क होता है। ठीक है सर, इसको 1 मिनट के लिए मैं रोकूंगा। आप एक बार इसको डिटेल में समझाएं कि स्मार्ट सिटी होने का मतलब क्या होता है। स्मार्ट सिटी होने का मतलब है कि उसको 3 तरीके से देखें। ठीक है, एक तो पूरे शहर में हर घर में टैप होना चाहिए, पानी आना चाहिए, हर घर में सीवरेज कनेक्शन होना चाहिए, पार्क्स होने चाहिए, रोड होनी चाहिए जिसपे बुढ़े लोग, बच्चे सब लोग वॉक कर सके, वॉकिंग डिस्टेंस में मार्केट होनी चाहिए, स्ट्रीट लाइट जलनी चाहिए, ये पूरे शहर में होना चाहिए। इसे स्मार्ट सिटी कहेंगे। ये एक नंबर 1। ठीक है, इसके ऊपर फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी। डिजिटल टेक्नोलॉजी कैसी? ऐसी होनी चाहिए कि अब आपके घर से हमने कूड़ा उठाया तो आपको SMS आ जाए आज कूड़ा उठा। अच्छा, हाँ, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी फिर 3 जगह बहुत यूज होती है। एक बिल्डिंग परमिशन देने में, ठीक है, एक बर्थ एंड डेथ रजिस्टर में, और तीसरा हाँ, लैंड टाइटल चेंज करने में। जैसे आपने बेची अच्छा, या फादर ने अपने लड़की के नाम कर दी, करी, या फादर नहीं हाँ। रहे तो ट्रांसफर होने में। बिल्कुल, तो ये डिजिटल टेक्नोलॉजी। हाँ। तीसरा होता है जैसे मोहल्ला। हाँ। मोहल्ले में पार्क अच्छे होने चाहिए, जैसे आपके आजकल गेटेड कम्युनिटी कहते हैं, करेक्ट, उसमें ऐसा होना चाहिए लोग उतरें, वॉक कर सकें, फुटपाथ हो, हम्म, पार्क जा सकें, तो हवा साफ हो, हम्म, पानी वहाँ पीने वाला साफ हो। तो ये स्मार्ट सिटी का हम लोग का आइडिया था। हाँ। ये स्मार्ट सिटी का आइडिया, इंडियन स्मार्ट सिटी। ये तीन एस्पेक्ट्स। और दुनिया में किस तरह की होती है स्मार्ट सिटी, उनमें कुछ डिफरेंस होता है सर? दुनिया में क्या होता है, जैसे अब आप ले लें US में या यूरोप में, तो वहाँ पानी, बिजली और सीवरेज तो है ही, तो वहाँ ज़्यादातर डिजिटल होता है। उनका मेन फोकस डिजिटल रेवोल्यूशन डिजिटल होता है और सस्टेनेबिलिटी। अच्छा। हवा साफ होनी चाहिए, पानी साफ होना चाहिए, हाँ। हम कम से कम एनर्जी यूज करें, ठीक बात कम से कम रिसोर्सेज यूज करें। जी। मतलब हमारा फुटप्रिंट जो है ना कि अर्थ पे, वो कम हो। तो ये डिसाइड हुआ कि हमें 100 स्मार्ट सिटीज बनानी है। फिर सर आगे बता रहे थे आप। तो उसमें क्या हुआ, फिर हम लोगों ने ब्लूमबर्ग से उसमें सहायता मांगी। जी। तो ब्लूमबर्ग की टीम आई, हम्म, उसमें 2-3 लोग थे, एक रिट अग्रवाल थे, एक जिम एंडरसन। ये टीम आई यहाँ पर, और उनके साथ बैठ के हम लोगों ने पूरा कंपटीशन कैसे करें, कैसे सिलेक्शन करें, क्या क्या देखें शहर में कि ये शहर स्मार्ट सिटी बनने वाला है, ये सब करा। कंपटीशन विद शहरों में कंपटीशन, शहरों के अंदर कंपटीशन, शहरों के बीच में, कि क्या किन शहरों को ये प्राथमिकता मिलेगी कि अब वो स्मार्ट सिटी की तरफ जाएं। सिटी के लिए डेवलपमेंट शुरू करें। ठीक है, इसके कुछ क्राइटेरिया बनाए गए होंगे? हाँ, क्राइटेरिया बनाए गए। क्या थे सर वो क्राइटेरिया? इसके क्राइटेरिया यही थे कि इनका रेडीनेस फॉर स्मार्ट सिटी, हाँ, कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। जी। फिर उसमें सबसे बड़ी चीज़ थी कि जो स्मार्ट सिटी बननी थी, इसमें पब्लिक कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उस समय पब्लिक कंसल्टेशन, बड़ा एक्सटेंसिव पब्लिक कंसल्टेशन हुआ, और पब्लिक से पूछा कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आई। जैसे कि सर कोई एग्जांपल से समझाएं। जो सब जगह आया हाँ, निकल के, वो आया कि ट्रांसपोर्ट कि साहब ये ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक कंजेशन, पार्किंग बहुत बड़ा इशू है। तो पैसा उन्होंने मांगा ट्रांसपोर्ट के लिए, ये सब शहरों ने मांगा। इसीलिए कई शहरों में मेट्रो शुरू हो गई है। फिर उसका मेट्रो शुरू हुई, जी। फिर उसका रोड ROBs बने, उसके बाद फिर रोडें बनी और फुटपाथ बनी, और इस तरीके से। तो फिर सर ये 100 सिटीज का हमने आइडेंटिफाई कर ली। पहले क्या हुआ, पहला लेवल ऑफ कंपटीशन स्टेट के अंदर हुआ। जी। स्टेट ने सेलेक्ट करी कि ये हमारी कैंडिडेट है। जैसे कि पहला एग्जाम होता ना, हाँ, पहला कट ऑफ एग्जाम स्टेट ने करा, जी। उसमें उन्होंने कुछ सेलेक्ट कर ली, फिर जो उन्होंने सेलेक्ट करी उसमें फिर हम लोगों ने सेलेक्ट करा 100 की। तो आपने पहले स्टेट से पूछा कि आप ही बता दीजिए कि आपको हाँ, कौन कौन सी सिटीज अपने correct, लिए correct। स्मार्ट सिटी के लिए चाहिए। उन्होंने अपनी 4-5 सिटीज दे दी, हाँ, ज्यादा भी दी होंगी, ज़्यादा दी उसमें। तो आपने उसमें से चुना कि आप ये सिटी स्मार्ट सिटी होंगी। हाँ, उसमें उन्होंने कंपटीशन तरह उन्होंने एक प्रपोजल बनाया, जी। जिसको हम लोग प्रपोजल कहते हैं, प्लान बनाया, जी। और वो प्लान के बेस पे वो सेलेक्ट हुई। ठीक है सर। अब 100 सिटीज आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर ली कि कौन कौन सी बनी। 3 राउंड में, एक राउंड में नहीं, पहले राउंड में कितनी की सर? 20 की। इंडिया की पहली स्मार्ट सिटी कौन सी है सर? नंबर 1 पुणे थी उस समय। सबसे पहले पुणे, भुवनेश्वर, जी, ठीक भोपाल, है। ये सब टॉप में थी उस समय। ठीक है सर। आप सर मुझे गाड़ी में एक बात बता रहे थे कि शहर कैसे बनता है इकोनॉमिक एक्टिविटी के अराउंड, उस बात में थोड़ा सा सर उस बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें तो सर। देखिए, शहर जो बनता है, शहर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी। जी। देखिए, शहर में रोडें बन जाती हैं, बिल्डिंग तो बन जाती है, अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है तो उसको ज़्यादा दिन सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है। बहुत ज़रूरी इकोनॉमिक। नए शहर बने हैं, बर्मा कैपिटल बनी है, चाइना में बने हैं, ब्राज़ील में बने हैं, ये शहर चलते नहीं, पूरे टाइम गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ता है। अब आप मैं एग्जांपल देता हूँ, हैदराबाद और कानपुर
80s और 90s में ये बिल्कुल बराबरी के शहर थे, दोनों पब्लिक सेक्टर यूनिट थे जी साइज सेम था, पॉपुलेशन सेम थी, जी दोनों जगह इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे, वहाँ IDPL था या लाल इमली ये सब इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे। 90s के बाद कुछ हो गया कि हैदराबाद कहाँ पहुँच गया और कानपुर वहीं रह गया। क्या है सर, क्या हुआ अगर आपसे मैं पूछूं तो? इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ बढ़ गई। हाँ। देखिए क्या हुआ, वहाँ पर उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए प्राइवेट के लिए, तो इंजीनियर्स रेडी हो गए। Y2K आपको पता है ना, जब पूरा कंप्यूटर सिस्टम बदलना था 2000 में, वो आया जी। और उसके बाद क्या हुआ, आउटसोर्सिंग और सर्विसेज शुरू हो गई। अभी तक आउटसोर्सिंग नहीं थी, वो आउटसोर्सिंग जब शुरू हुई तो आउटसोर्सिंग वो बैंगलोर हैदराबाद में आई। अच्छा, शहर में जो शहर का डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब बाहर से पैसा आता है, बाहर से पैसा आया, करेक्ट, पैसे से आपको तनख्वाह मिली, आपने नाई की सर्विस ली, 10 नाई खड़े हो गए, नई बिल्डिंग बनी, आपने धोबी करे, इस तरीके पूरा आपने डेवलप करा, इकोसिस्टम तैयार हो गया। हाँ। तो बाहर से पैसा जी। ये बहुत जरूरी कि बाहर से पैसा, बाहर से लोगों ने आगे इन्वेस्टमेंट करी, हाँ, और उसके अराउंड पूरा इकोसिस्टम बनने लगा, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आया, ज्यादा एम्प्लॉइज आए, उनके अपने उनकी इनकम बढ़ गई, बिल्कुल, फिर खर्चने के लिए जगह चाहिए। आपने यहाँ नौकरी छोड़ी, 2 नौकरी ऑलरेडी आपके लिए, ठीक बात है। जो इतनी भगवान कंपनियां हैं। हाँ। तो ये सब हुआ, तो इससे होता है। इसी तरह आप डेवलपमेंट देखें, 4 मेट्रो को छोड़ के जो हमारे ओरिजिनल 4 मेट्रो हैं, करेक्ट, बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, गुड़गांव और नोएडा जी, ये सब इस तरह। इससे पहले कि हम वाराणसी के अंदर चलें, मैं एक बार आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्योंकि जो व्यूअर्स हैं उनके लिए, कि आपके हिसाब से आपके पर्सनल फेवरेट 4-5 शहर हिंदुस्तान के अंदर कौन से होंगे सर? मेरा थोड़ा बायस है क्योंकि स्मार्ट सिटीज करा है मैंने। बिल्कुल सर। इंदौर, सूरत, नंबर 1 पे आप इंदौर को रखेंगे? हाँ, तो भुवनेश्वर, हाँ, और भोपाल, ये शुरू में टॉप थे जी, ये हैं। और ऑफ कोर्स कल्चर रिलीजन में बनारस, तो ये मेरे फेवरेट्स हैं। सर, बनारस को छोड़ते हुए अगर मैं आपसे पूछूं कि बाकी के 4 शहरों में कॉमन बात क्या होगी सर, जो बात आपको बहुत पसंद आती है? 1-2 बातें जो कॉमन है इन 4 शहरों के अंदर। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी है, सीवरेज है, रोडें हैं, बेटर मैनेज ट्रैफिक है जी, हवा थोड़ी साफ है, एक प्लेजर ऑफ लिविंग जिसको कहते हैं लिवेबिलिटी जी, ईज ऑफ लिविंग है जी, रहने में मजा आता है, सुकून है। अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें स्मार्ट सिटीज में तो ऑकलैंड, करेक्ट, हेलसिंकी, जी, ईज ऑफ लिविंग है, वहाँ रहने में एक आसानी है, एक आसानी है, खुशी मिलती है, रोज खुश रहता है। कहीं से कहीं जाने में आप ट्रैफिक में फंस के आपका दिमाग खराब नहीं होगा, आपके घर से कूड़ा ऑटोमेटिकली हट जाएगा, रोडें साफ हैं, मार्केट पास में है, सब सर्विसेज फोन पे हैं। जी जी, जैसे हमारे यहाँ करेक्ट, खाने की चीजें चाहिए थी फोन पे आ जाती, उस तरीके सब सर्विसेज। ठीक है सर, कमाल सर। अब चलते हैं उस शहर के बारे में जो दुनिया का सबसे पुराना शहर कहा जाता है। आपने उस शहर के साथ भी बहुत क्लोजली काम किया। कितने साल काम किया सर आपने वाराणसी के साथ? मैं करीबन 1.5 साल अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से जी बनारस का मैं देखता था, बनारस को मिनिस्ट्री की तरफ से जी, और 2016 एंड से 17 और 18 शुरू तक जी 1.5 साल मैं बनारस को तो हर महीने में जाया करता था बनारस, हर महीने 2 दिन बनारस, इस 1.5 साल। तो सर बनारस को हिस्ट्री से लेके, इंफ्रा के तौर पे उसकी हिस्ट्री को लेके किस तरह का शहर था, किस तरह से बदला, आज के ज़माने में किस तरह का, और आगे किस तरफ जा रहा है, इस बारे में, बनारस के बारे में इस पॉडकास्ट को आप खोलते हैं सर, बताइए सर। बनारस का अगर आप देखें, पुराना शहर है जी, बहुत ही प्राचीन शहर है, कब शुरू हुआ पता नहीं, 10,000 साल 12 साल है जी। रिलीजियस सिग्निफिकेंस है, कल्चरल सिग्निफिकेंस है, आर्टिजनल भी है, बनारसी साड़ी बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। और इसको मार्क ट्वेन ने कहा है, दिस इज ओल्डर इवन देन हिस्ट्री, ओल्डर देन लेजेंड, एंड इवन ओल्डर देन दीज टू कंबाइंड। इतना ओल्ड शहर, इसको मार्क ट्वेन बड़े फेमस राइटर थे यूएस के, उन्होंने कहा। तो बनारस का जो डिफाइनिंग फीचर्स है इस तरह देखिए कि बनारस अंग्रेजों के ज़माने में एक किंग थे, राजा थे, रामगढ़ में थे। 1910 में ये एक स्टेट बना दिया गया था और 1900 अपने इंडिपेंडेंस तक था। उसके बाद यूनाइटेड प्रोविंसेस जो आज यूपी है उसमें आ गया। बनारस का डिफाइनिंग फीचर गंगा, गंगा ऐसे कर्व करती है। अच्छा, गंगा जब कर्व करती है ऐसे तो यहाँ घाट है, ठीक बात, 80-84 घाट है, 84 घाट है यहाँ से, और राजगढ़ से 80 तक घाट जी। तो यहाँ पर 3 माउंट्स के तरीके से रोडें हैं, सेमी सर्कुलर रोडें। ये कहते हैं जैसे कि शिव जी का त्रिशूल है, उस मॉडल में बनी थी। अच्छा, तो 3 रोडें इस तरीके, 3 सेमी सर्कल है, 3 त्रिशूल। इसके अलावा
ऐसे रेडियल रोडें बनाई हाँ बाद में, हाँ जहाँ पर घर बने, बाजार बने। जी तो यहाँ पर क्या है, घाट है सबसे इम्पोर्टेंट। जी यहाँ पर बहुत तालाब और कुएं हैं। BHU साउथ में है, हम्म और फिर ये न्यू एरियाज हैं जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और इन सब ने बनाए। हम्म तो बनारस में एक ये है बिल्कुल इससे सटा हुआ, ये जो हमने बताया रेडियल। हम्म फिर यहाँ पर ये ऐसे रोडें गई हैं। हम्म अच्छा, ये जो एरिया है यहाँ पर रोडें जो हैं पतली हैं, वहाँ बहुत रोडें हैं, पर राइट ऑफ वे ज़्यादा नहीं, पार्किंग नहीं है। बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जो है चौड़ी हैं, हाँ मगर वो प्लान नहीं है, ठीक। पार्किंग नहीं है, हाँ ज़्यादा चौड़ी है मगर रोडें कम है। करेक्ट। यहाँ पर जो है थोड़ी प्लान है, हाँ ज़्यादा चौड़ी है, रोडें कम है। अच्छा। तो ये स्ट्रक्चर है बनारस का। हाँ घर है 1 स्टोरी 2 स्टोरी। ठीक बात। हाँ और वहाँ क्या होता है, घर में एक फैमिली थी, हाँ जब उनके बच्चे हुए तो उसके ऊपर एक और बना दिया, एक और बना दिया, ये छज्जे concept निकले है। हुए हैं सब। जी ये स्ट्रक्चर इस तरीके का बनारस में जी इस एग्जिस्टिंग है था जब ये स्मार्ट सिटी का शुरू। और मैं इसमें एक आपको किस्सा बताऊँ, जब हम लोग बनारस में जाया करता था तो उस समय नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में ये हाँ लाइटिंग करी, बड़ी सुंदर थी, जी बड़ी अप्रिशिएट हुई। तो ये हुआ कि बनारस में करी जाए। हाँ तो बनारस हम लोगों ने 10 लोकेशंस ढूंढी और करी। और बनारस का अगर आप देखें तो बनारस का एक नाम काशी भी है। हाँ। काशी के मतलब लाइटिंग। अच्छा। हाँ हाँ तो ये उस समय था दिमाग में, देखिए काशी का लाइटिंग है, और इस समय ये लाइटिंग लगाई। तो वही ब्रिज है जो वहाँ मेन रोड रेलवे ब्रिज, उस पर लाइटिंग करी। BHU में लाइटिंग करी। क्या नमो घाट बना है वहीं पे? नमो घाट के उस पार है ब्रिज, जी। पूरा गंगा पे ब्रिज जो है। जी। तो ये सब काशी को सोचते हुए उस तरह लाइटिंग करी गई। मैं आपको एक छोटा हाँ जब मैं जाया करता तो ये भी हुआ था। जी और जब मैं वहाँ जाया करता तो मीटिंग होती थी, खन्ना साहब उस समय मंत्री थे, हर मीटिंग में आते थे। तो एक तो ये हो गया, दूसरे वाटर हो गया, पार्क्स हैं। तो ये बनारस का स्ट्रक्चर था। तो जब ये स्ट्रक्चर था तो इसको आप कह सकते हैं असली बनारस। घाट के पास पास में जो बनारस है वो असली बनारस। और उसके चारों तरफ सेंट्रल जहाँ मार्केट डेवलप हुआ, रोड डेवलप, फिर नया ये जो आउटलाइंग एरिया जो बाहर बनाया गया। जी। तो जब बनारस का उन्होंने पब्लिक से कंसल्टेशन करा, 4.5 लाख फॉर्म बांटे, लोन लिख लिख के दिया, 2.5 लाख सोशल मीडिया पे रिस्पॉन्सेज आई। कौन से साल में हो रहे? ये बात है 2015 की। ठीक बात। कंपटीशन हुए बच्चों के, ऐसे कंपटीशन, क्या चाहते हो बनारस, सबसे पूछा आपका अच्छा, बनारस, बच्चों तक? हाँ, सबसे बच्चों से, बोट वालों से, NGO से, सबसे पूछा कि आप चाहते क्या हो बनारस। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट निकला ट्रांसपोर्टेशन। सबको वहाँ पे तकलीफ थी कि ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना और चाहिए। नंबर 2 कोऑर्डिनेशन, ये डिटेल कोऑर्डिनेशन, ये वाटर सप्लाई, सीवरेज, सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट, ये निकला। उसके बेस पर उन्होंने प्लान बनाया और फिर वो प्लान इम्प्लीमेंट करा गया। ठीक है। इसके अलावा एक हेरिटेज साइट्स का प्लान बनाया गया जी। जिसमें कुछ हेरिटेज रोडें बनाई गई, उसमें म्यूरल्स बनाए गए दोनों तरफ, करेक्ट। हेरिटेज लाइट्स लगाएंगी। घाट पे किस तरह का काम हुआ, क्या काम हुआ? धीरे धीरे बनारस के हम बाहर चलते जाएंगे सर। बनारस में उस समय हम लोगों ने 5 घाट एक्सपेरिमेंट पे लिए। ठीक है। उसमें 80 था, हाँ और मंदाकिनी था, हाँ और एक ऑफकोर्स दशाश्वमेध तो था ही सबसे फेमस। इसमें मैं सोचता हूँ इस तरीके काम हुए। सबसे पहले घाट पे स्टेप्स थे, उन स्टेप्स को थोड़ा सहूलियत बनाई गई ताकि जब आप लोग प्लान कर रहे थे सर, तो आपने प्लानिंग शुरुआत में सोचना कहाँ से शुरू किया, और उस हिसाब से बताइए कि वो शुरुआत से आप लोग किस तरह फिर आगे बढ़ते गए? शुरुआत ऐसी हुई जब मैं जाया करता था वहाँ पर, हाँ तो वहाँ पर एक मीटिंग होती थी जिसमें मंत्री जी होते थे, डिविजनल कमिश्नर, DM, जी म्यूनसिपल कमिश्नर और VC, जी। ये 4 होते, सब अफसर होते थे। ठीक। तो उसमें प्लान करते थे और उसमें फिर डिज़ाइनर भी आते थे। ठीक बात। तो इसके लिए डिज़ाइनर आए हाँ और वो घाट का सब बनाते थे डिज़ाइन, इस कमेटी को दिखाया जाता था, पब्लिक से बात करी जाती थी। तो घाट का डिज़ाइन बना और घाट के पीछे बिल्डिंग थी, सिंधिया बिल्डिंग, अहिल्या घाट के पीछे बिल्डिंग, जी। इन सब का फसाड, इन सब का फ्रंटेज भी बनाया गया। अच्छा, इनका बनाया हाँ, गया। बनाया गया। हाँ, ठीक बात। और सब ऐसा बनाया गया कि कल्चर और हिस्ट्री रहे, ये नहीं कि नया सीमेंट लगा दिया, रंग और ये सब, बिल्कुल नहीं। हाँ इनफैक्ट वहाँ पर एक यूपी जल निगम का वाटर इनटेक था, उसका भी कलरिंग वो सब देखा गया। अच्छा। हाँ। हाँ तो और फिर मेन आया टॉयलेट्स का, कि टॉयलेट कैसे बना दे घाट पे, हाँ। बीच में अच्छा ही लगेगा। तो फ्लोटिंग टॉयलेट का बोट्स थी, हाँ। फ्लोटिंग टॉयलेट बना दो, पर्टिकुलर लेडीज के नहाती भी हैं, अच्छा, कपड़े चेंज करने जाना है टॉयलेट के लिए। हाँ। तो फ्लोटिंग टॉयलेट, वहाँ बोट्स हैं, फ्लोटिंग टॉयलेट, ये आइडिया वहीं से आया। हम लोग का आइडिया, ये सब आइडिया पब्लिक से आ रहा था और लोकल लोगों से आ रहा था। अच्छा। हाँ। तो ये सब आइडियाज आए। तो पहला था घाट,
घाट में कौन सा स्टोन लगाना है, कौन सा सीमेंट लगाना है, ये सब चीज़ें उस लेवल ऑफ डिटेल तक गया। फ्रंटेज कैसे बनेगा और टॉयलेट्स कैसे रहेंगे, फिर स्टेप का साइज कैसा रहेगा ताकि ज़्यादा मुश्किल ना हो। ओल्ड लोग बहुत आते हैं क्योंकि बहुत बुजुर्ग आते हैं। ठीक बात। तो ये तब था हम लोग घाट्स का ये प्लान बना और फिर इम्प्लीमेंटेशन उन लोगों ने करा। तो सर ये सारे घाट्स पे लगभग सेम था या 80 पे कुछ अलग प्लान हुआ या 10 ये सब अलग था क्योंकि सब घाट का जो स्लोप था फर्क था और घाट के पीछे बिल्डिंग फर्क थी जी, और बिल्डिंग का फ्रंटेज फर्क था जी। तो उसके मुताबिक। तो सर मुझे कुछ नुआंस में बताइए 80 घाट से डिफरेंट क्या है दशमेश घाट पे या किसी और घाट पे, इनमें क्या फ़र्क आ जाता है? सिंधियास की बिल्डिंग है सिंधिया घाट, ठीक है अहिल्या घाट पे कुछ और है, किसी पे मंदिर है, किसी पे शमशान है जी, तो सब पे एक्टिविटी फ़र्क है जी, सब पे पीछे बिल्डिंग फ़र्क है जी, तो वो देखते हुए करा गया। जहाँ शमशान हो तो नेचुरली फ़र्क हो गया जी, करेक्ट। और फिर वहाँ पर एक और जो था बहुत वेस्ट जनरेट होता है, कंपोस्ट इन द सेंस प्लांट से बहुत जनरेट होता है, बहुत फूल वगैरह चढ़ाए फूल जाते बहुत हैं। चढ़ाते हैं, जी। फिर प्लास्टिक भी छोड़ते ही हैं, तो जी। ये सब वेस्ट मैनेजमेंट। इसके लिए क्या हुआ सर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए? वेस्ट मैनेजमेंट एक तो वही है कि रेगुलर क्लीनिंग, हाँ, रिवर पे क्लीनिंग के लिए बोट से, हाँ, और एक उन्होंने इंस्ट्रूमेंट बनाया कि बोट से क्लीन करना, करेक्ट। ये सब हुआ। फिर कुछ NGOs ने वहाँ कंपोस्टिंग वहीं करी फ्लावर्स की, जी, घाट पे ही एक कोने में कंपोस्टिंग करी। जी। तो ये सब चीज़ें वहाँ लोकल ठीक। लेवल। घाट से अब आगे बढ़ते हैं, फिर घाट के आसपास हम लोगों ने क्या करना शुरू किया? घाट के आसपास करीबन 120 किलोमीटर रोड आइडेंटिफाई हुई और उस पर जंक्शंस भी आइडेंटिफाई जी। हुई। 2 तरीके के उस समय जी, इसमें प्लान थे। जी, पहला प्लान था जो आपने देखा काशी विश्वनाथ टेम्पल चाहो तब इसको कॉरिडोर एंड कोर्टयार्ड, जी, कि उसके अंदर कोर्टयार्ड बन गया, कॉरिडोर नदी तक बन गया। जी, एक तो उसमें कोई बिल्डिंग हटानी पड़ती है। जी, इसको हम लोग अर्बन प्लानिंग में कहते हैं अर्बन रिन्यूअल। ये सबसे पहले 1840 में पेरिस में हुआ था। पेरिस भी ऐसी था, जी, तो उन्होंने सब तोड़ कैसे बना। ऐसे न्यूयॉर्क में हाँ, सन 50 में और 60 में न्यूयॉर्क में एक बड़ा फेमस प्लानर था रॉबर्ट मोजेस। वो खड़ा हो जाता था, कहता मेरी नाक दिख रही, कहते हाँ ये मेरी नाक किस आई वहाँ तक रोड बना दो। अच्छा, हाँ, हाँ, बड़ा फेमस प्लानर था। हाँ। बाद में कंट्रोवर्सी बहुत हुई, हाँ, तो न्यूयॉर्क की बने सब। तो 2 तरीके होते हैं, एक तो वो होता है, फिर बाद में उन्होंने कहा नहीं ये नहीं, जो बिल्डिंग उनको रखो, छोटी सड़कों को रिस्टोर करो। तो 2 तरीके हैं प्लान, एक ये और दूसरा ये। बनारस में ये बन गया टेम्पल चौथर, बाकी रोड ये सब रिस्टोर में डिजाइन, मतलब कुछ तोड़ो मत, जो है उसे छुओ मत। डिजाइन करो। करेक्ट। और फिर वहां पर जो एक कॉन्फ्लिक्ट आई कि रोड कितनी गाड़ी को दी जाए और कितनी पेडेस्ट्रियन को दी जाए। इसका क्या सोल्यूशन निकला सर? इसका सोल्यूशन जो शॉपकीपर्स थे वो कहते थे गाड़ी को दो, गाड़ी नहीं आए तो बिजनेस नहीं चलेगी। सही बात है ना। जो टूरिस्ट थे, पिलग्रिम्स और जो लोकल भी थे, वो कहते थे वॉकिंग ज़्यादा दो। तो ये ट्रेड ऑफ था जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इसको रिजॉल्व कर रही थी। कई उन्होंने गाड़ी को प्रेशर। फिर दूसरा था जब रोड को रीऑर्गेनाइज करते हैं तो देखिए, अगर आप देखें रोड पे जाएं, हम लोग चल के भी आए अभी, जी, रोड है, साइड में जगह है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक बात है। तो असली जो इशू था वो रोड को रीऑर्गेनाइज करना था। और ये 1914 में एक ब्रिटिशर था पैट्रिक गेड्डेस, वो आया था। उसने इंडिया के 18 शहरों को ऐसे रीऑर्गेनाइज करने का बनाया था। उसमें बलरामपुर, तांजोर, गोरखपुर, ये सब शहर थे। अच्छा, हाँ। तो एक तरीके से सोचिए वही आइडिया लेके रीऑर्गेनाइज करें कि जो स्कूटर खड़े होते एक जगह सब 10 खड़े हों, ठीक है, पार्किंग हो जी, पेडेस्ट्रियन क्लियर राइट ऑफ वे हो, बीच में कोई पोल ना हो, सीधा हो ताकि बुढ़े लोग बच्चे चलें गिर ना पड़े, ठीक है, नाली कवर्ड हो, शेड हो सकते 1-2 पेड़ हो जाएं, जी, वाईफाई फैसिलिटी हो, जी, बेंचेस हो बैठने के लिए, जी, कई जगह गाड़ी नहीं जानी है, हाँ, बस वॉक होना चाहिए। दशाश्वमेध घाट जाने के लिए गाड़ी को नहीं जा सकती। फिर वहाँ एक पार्किंग की जगह थी, हाँ, एक पार्किंग बनाने का था। जी, तो इस तरीके रीऑर्गेनाइजेशन का ये इस शहर का करना, या जैसे कि ये है कि भाई थोड़ा वाइडन करना, रोड डेमोलिश करके करना, ये मिक्स एंड मैच करना था लोकल। तो ये सब वो लोग करते थे। हम, मुझे याद रात को 12 बजे, क्योंकि दिन में जा ही सकते थे, रोड पर दिखते ही नहीं था, तो रात को 12, 12:30 बजे, क्योंकि इतनी भीड़ थी कि सड़क का नामो निशान नहीं पता हाँ, डिविजनल कमिश्नर, DM, SSP और मैं, हम लोग जाया करते थे डिजाइनर के साथ। और तब रोड दिखती थी, बड़ी चौड़ी रोड दिखती थी उस समय, रात को बड़ी चौड़ी दिखती खाली थी हाँ, तब डिजाइनर कहते इसको हम रीडिजाइन कर देंगे। ऐसी जंक्शन रीडिजाइन करना था ताकि लेफ्ट फ्री हो, राइट कैसे जाना हो, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है गाड़ियों का, ये कम हो जाए। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो ये सब करके
जो पिलग्रिम्स का ईज ऑफ हाँ, एक्सपीरियंस ऑफ टेम्पल, हाँ, घाट और फीलिंग, हाँ, एक्सपीरियंशियल फीलिंग जो होती ना बनारस की, वो आई, स्पिरिचुअल फीलिंग जाए तो एक स्पिरिचुअल फीलिंग के सही साथ बात है। तो वो था। सर। इतने लोग जाते हैं, इतने लोग जाते हैं, लोगों को दिमाग में रख के किया जाता होगा ये, पर आई एम श्योर कि जो नंबर दिमाग में इस साल रखा जाता होगा, अगले आने वाले 5 साल, 7 साल, 10 साल में लोग तो उसे एक्सीड कर जाते होंगे, उससे बहुत ज़्यादा टूरिज्म बढ़ जाता होगा वहाँ का। तो कितने साल तक की प्लानिंग हुई है सर? इसमें तो ऐसा हुआ था कि एक कैपेसिटी है रोड की, हाँ, उस रोड की कैपेसिटी मैक्सिमाइज करने कर ली थी। उसके बाद तो फिर क्राउड मैनेजमेंट था ठीक है कि अगर ज़्यादा क्राउड आ जाए, जैसे आप तिरुपति को लीजिए, जी, तिरुपति में कभी 1 लाख आते हैं, कभी 5 लाख, कभी 10 लाख, कुछ हाँ, तो मैनेजमेंट करना होता है जी, कि फैसिलिटी उतनी है, रोड की चौड़ाई उतनी, घाट उतनी है, फिर उनको मैनेज करना होता है। जाएं तो किस टाइम जाएं, हाँ। कितना टाइम वहाँ रहें, ये भी आप लोग के डिपार्टमेंट के ये अंदर है? हमारे नहीं था। अच्छा, अच्छा। ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन करना था, जी, 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 डीएम, एसएसपी जी, और म्यूनिसिपल अच्छा। कमिश्नर, ये सब। ठीक ठीक सर, मैनेजमेंट हम लोग का नहीं। जी। तो ये आसपास का एरिया अब डेवलप हो गया है। अब सर, अब बनारस में और किस तरह का काम होने लगा सर? अगर मैं आपसे पूछूं कि जो नया शहर बनने लगा, नए शहर को हमने किस तरह से प्लान किया और किस तरह से सोचा सर? नए शहर का अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी प्लान करते थे। हाँ, नए शहर 2 तरीके, एक तो था जो ऑलरेडी बन चुका था अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में, जी, उसको कैसे मेंटेन करना। जी, दूसरा बिल्कुल खाली लैंड था, जी। उसमें लेआउट कैसे बनाना, जी, फ्यूचर पॉपुलेशन देखते हुए। तो जी। वो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ये लोग करते थे। जी, उसमें ज़्यादा हम लोग का रोल नहीं था, क्योंकि तो स्टैंडर्ड था। जी। देखिए, नया शहर बनाना आसान है, पुराने शहर को ठीक करना बड़ा मुश्किल। क्यों सर? अब रोडें एग्जिस्टिंग हैं, उसको रीऑर्गेनाइज करना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है, और नए शहर में तो लेआउट बना दो, सीधे रोडें बना दो, लोगों का बिहेवियर चेंज करना भी मुश्किल हाँ, होगा। उसमें तो उतना है ही नहीं बिहेवियर कि आप बना दो फिर आके खरीद लेंगे। जी, भाई इसमें तो बिहेवियरल चेंज है, सबके साथ कंसेंसस बनाना जी। काफ़ी जी टाइम लगता है और काफ़ी कैपेसिटीज चाहिए। सर, हैदराबाद आप कितने साल थे और हैदराबाद इतना कमाल का शहर आपके हिसाब से क्यों है? हैदराबाद में 2 साल था जी, म्यूनिसिपल कमिश्नर। जी, और हैदराबाद कमाल का शहर, एक तो 400 साल पुराना है ठीक बात। और बहुत ही मल्टी कल्चरल है, जी, सब तरीके के लोग हैं। हम्म, और समझिए बिल्कुल इंडिया के सेंटर में लोकेटेड है, जी, 2000 फीट पे लोकेटेड है। हम्म, पसीना बहुत कम आता है, अच्छा, पानी की कमी थी, मगर अब तो आपके कृष्णा गोदावरी से पंप कर देते हैं, जी, तो पानी की कमी नहीं है। और हैदराबाद पहले छोटा MCH था, उसको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैदराबाद थे। फिर करीबन 2006 या 7 की बात है, उसको ग्रेटर हैदराबाद बनाया गया, काफ़ी है। बड़ा हो गया। जी, और फिर ग्रेटर हैदराबाद बन गया और मैं ग्रेटर हैदराबाद का म्यूनिसिपल कमिश्नर था 2 साल। सर, एक आप स्ट्रक्चर अगर समझा सकें कि एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का स्ट्रक्चर होता क्या है, कि कौन कौन किस किस पोस्ट पे लोग होते हैं और किस तरह से काम डिवाइड होता है? देखिए, म्यूनिसिपल कमिश्नर होता है सबसे ऊपर। उसके नीचे एडिशनल कमिश्नर होते हैं। जी, इसमें डिविजन इस तरह होते हैं। एक तो होता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उनका काम क्या, कूड़ा उठवाना और सड़कों की सफाई करवाना। जी, दूसरा होता है पानी का, पानी और सीवरेज, कि ड्रिंकिंग वाटर इधर जाता है, सीवरेज से निकलता है। एक वो इंजीनियरिंग डिवीजन होता है, जी, एक सिविल इंजीनियरिंग डिवीजन होता है बाय एंड लार्ज। जी। वो सिविल इंजीनियरिंग करता है, रोड करता है, ब्रिज करता है, ठीक है, उसे प्रोजेक्ट भी करता है और पॉट होल ये भी ठीक करता है। जी, फिर एक पार्क्स और ग्रीन डिवीजन होता है, जी, जो पार्क्स देखता है, पेड़ देखता है, जी। एनवायरनमेंट देखता है। जी, फिर कई जगह एक इलेक्ट्रिकल डिवीजन अलग होता है या इंजीनियरिंग के साथ होता है, ठीक, तो वो सब स्ट्रीट लाइट्स देखता है। हाँ, और फिर एक रेवेन्यू होता है, सबसे इम्पोर्टेंट, तो म्यूनिसपैलिटी में अपने ही पैसा कमाना पड़ता है, ठीक बात तो है। रेवेन्यू डिवीजन होता है, प्रॉपर्टी टैक्स रेवेन्यू होता है, हाँ। कई तरह के रेवेन्यू होते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स सबसे कॉमन जो सब जगह है, वाटर टैक्स ये सब। फिर इसके अलावा छोटे छोटे डिवीजन और होते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और वेटनरी होता है, जी, जो स्ट्रे डॉग्स, कैटल को जी, उनके साथ उनको रेगुलेट करते हैं और जी, आगे जो भी करना होता है। जी, कई जगह जैसे बॉम्बे में होता है, तो वहाँ और भी हैं चीज़ें, फायर भी उनके साथ है, हॉस्पिटल्स भी हैं। तो इस तरीके का एजुकेशन भी है। कई म्यूनिसपैलिटीज़ में, आंध्र प्रदेश में एजुकेशन भी, म्यूनिसपैलिटीज़ प्राइमरी एजुकेशन, इस तरीके के, जैसे कि आप समझिए मिनी गवर्नमेंट होती है, ठीक बात है। एक स्टेट गवर्नमेंट तो एक ही मिनी गवर्नमेंट। सर, आप जब हैदराबाद गए तब हैदराबाद की स्थिति क्या थी और आपके बाद से हैदराबाद की स्थिति क्या चेंज आया है, किस तरह का काम हुआ है, उस बारे में थोड़ी बात करें सर। नहीं, मैंने जो करा मैं तो कहूँगा कि कई लोगों ने करा, उसमें मैं भी एक था। जी, मैंने अकेले ही नहीं, कई लोगों ने मिल के करा, मेरे पहले भी और मेरे बाद भी। मैं जब म्यूनिसपैलिटी का जो काम होता है म्यूनिसिपल कमिश्नर का, जी, वो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा कॉम्प्लेक्स काम होता है।
ठीक बात। क्योंकि अपना पैसा क्रेडिट करना हाँ। और खर्च करना और उसके अलावा पूरा शहर चलाना। कुछ बजट तो मिलता होगा सर आप लोगों को सरकार हाँ से? मिलता है, बजट मिलता है। जी। ज़्यादातर तो अपना ही पैसा होता है। अच्छा। अगर बड़े शहर है तो जी। बड़े शहर ज़्यादा नहीं मिलता, छोटे शहरों को अच्छा, ज़्यादा वो अपना कमा लेते हैं खुद? कमाना पड़ता है। जी। हाँ कमा लेते हैं। जी। हैदराबाद, बैंगलोर, बॉम्बे तो कमा लेते हैं। तो समझिए सर कि सुबह एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एक शहर के दिनचर्या में किस तरह का हस्तक्षेप होता है और किस तरह का काम होता है और किस वजह से शहर एक अपना स्मूथली चल पाता है, इस चीज़ को अगर आप समझाएं कि किस तरह म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दिन भर में किस तरह के काम करता है, डेली बेसिस पे क्या करता है, वीकली मंथली इन बेसिस पे क्या करता है सर, इसको समझते हैं। देखिए पूरा सिस्टम जो होता है म्यूनिसपैलिटी का या शहर का, वो म्यूनिसिपल कमिश्नर चलता है। अच्छा। तो कमिश्नर को सवेरे 5-6 बजे उठ के 5 बजे उठना पड़ेगा? 5 उठ के 2 घंटा राउंड करना ही करना है। वो राउंड में क्या देखेगा, सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई सड़कें साफ हैं कि नहीं, कूड़ा उठ रहा है कि नहीं, लाइटें बंद हो गई कि नहीं। और जब ये देखेगा तो ये भी देखे जहाँ रोड बन रही कैसी बन रही है, पार्क की क्या हालत है। 5:30 बजे? 5:30-6 बजे 2 घंटा तो सफाई हो चुकी होती है तब तक सड़कों की? नहीं, सफाई होते हुए देखता है। अच्छा। और फिर उसमें सबसे बड़ा एक तो जो नीचे गाड़ियाँ जो सफाई करती हैं या लोग जो सफाई करते हैं, तो इसमें कंट्रोल या सैनिटरी इंस्पेक्टर अपनी जगह हो, यूनिफॉर्म पहने हो और सब जगह जाए। तो हैदराबाद हम लोगों ने क्या करा था कि एक पिन पॉइंट प्रोग्राम बनाया था। वो पिन पॉइंट प्रोग्राम क्या होता है, हर वर्कर कहाँ पर काम करेगा सवेरे से दोपहर और फिर शाम को, वो फिक्स था। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, या रोज एक जगह, रोज एक जगह। सैनिटरी इंस्पेक्टर रोज कहाँ जाएगा इंस्पेक्शन करने, फिक्स था। ठीक है। और कूड़े की गाड़ी आएगी तो कौन घर घर से उठाएगा और कूड़े गाड़ी में ले जाएगा, कितना कूड़ा आएगा, फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन में जीपीएस से देख के कितना एंड में पहुंचेगा, पूरा ये सब फिक्स था। ये 2010 की बात है। ठीक है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोगों ने उस समय करी थी जो काफ़ी डिफरेंट थी, उसको कहते थे हम लोग ऑफ साइट रिमोट टेस्टिंग ऑफ अटेंडेंस एंड ऑफ साइट रिमोट टेस्टिंग ऑफ अटेंडेंस। जी। उसमें क्या, उससे पहले अटेंडेंस हाथ से लिखते थे, रजिस्टर में लिखते थे। जी। हम लोग उस समय क्या करा, उस समय एक ऐप लिया था। ऐप में फ़ोटो फीड होती थी और उस ऐप से वो 5 वर्कर्स की फ़ोटो ले लेता था सैनिटरी इंस्पेक्टर। वो फ़ोटो मैचिंग होती, अटेंडेंस रहती थी। अच्छा। फिर वो जब स्ट्रीट की जो सफाई होती थी, बिफोर एंड आफ्टर फ़ोटो ले लेता था। वो सीधे आई थी ऊपर हेल्थ ऑफिसर के पास, वो देख लेता था। तो ये सब हम लोगों ने ऑटोमेट करा था और इसको हम लोग शेयर कर देते थे सिटीजन से। अच्छा, वेबसाइट पे। फिर उसके बाद जो अगला करा था कि जैसे आपके घर से कूड़ा उठा तो आपको एक एसएमएस चला जाएगा, आपके घर से कूड़ा उठ गया। अगर नहीं उठा तो बटन दबा दो। तो मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपके से कूड़ा नहीं उठा और आपको बताया मैं कूड़ा उठ गया तो आप खुद बटन दबा दो, मुझे पता चल जाएगा। तो अकाउंटेबिलिटी जो अभी तक ऊपर सुपरवाइजर और हेल्थ ऑफिसर की थी, अब उसको हॉरिजॉन्टल कर दी। अच्छा। तो इस तरीके की चीजें करी थी। बटन दबाने के बाद क्या होता था सर? बटन दबाने पता चल जाता कि यहाँ से उसने बताया कूड़ा उठाया नहीं उठा, फिर आगे उस पर पता चल जाता कार्रवाई है कूड़ा उठाया तो कहाँ गया, ट्रक में गया, ट्रक से आगे क्यों नहीं गया। फिर तो पूछते थे ना, पूछताछ शुरू हो जाती थी। फिर उसको बताना तो आइंदा गलत नहीं बोलेगा जी, या सही से कम्युनिकेशन नहीं गया तो कम्युनिकेट करेगा जो भी। जी। तो ये करते थे। और कूड़ा सर इतना सेग्रीगेटेड कूड़ा होता होगा उस समय ज्यादा सेग्रीगेशन नहीं था। अच्छा, हर तरह का कूड़ा साथ में आता था? सब ज्यादा था। अच्छा। सेग्रीगेशन बाद में ही आया। और उस समय क्या था कि डंपिंग साइट को वहाँ सेग्रीगेशन शुरू कर दिया था। अच्छा। तो वो तो बड़ा अच्छा डंपिंग साइट बन गया। हैदराबाद में कहते हैं बहुत ही सुंदर हो गया। डंपिंग साइट बिल्कुल अलग कर दिया, क्लीन हो गया है। वहाँ से उससे बिजली बना रहे हैं, कंपोस्टिंग भी, हाँ कंपोस्टिंग भी हो रही है। एक वहाँ जवाहर नगर डंपिंग साइट थी, उसको कहते हैं, मैं गया नहीं हूँ तो 7-8 साल हो गए। वो जो सुना है और जो पेपरों में निकलता है कि अब तो बहुत ही डेवलप हो गया। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, लाइटें जलती थी तो उस समय एक इलेक्ट्रॉनिक टाइमर लगाए थे कि अपने आप रात को बंद हो जाए, सवेरे रात को ऑन हो जाए, सवेरे बंद हो जाए खुद ब खुद। मगर फिर भी कुछ चीज़ें देखनी होती थी कि टाइमर चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। फिर पार्क्स में जाया करते तो कमिश्नर को घूमना चाहिए, वहाँ पर लोगों से बात करना चाहिए कि आप पार्क में हैं, कैसा है। तो आपको जाके लोगों से बात भी करनी पड़ती है? गार्डनर आते हैं नहीं आते हैं। कितने पार्क्स होंगे सर तकरीबन वहाँ पे? बहुत पार्क्स। देखिए 2-3 तरह के पार्क्स होते हैं। एक तो रीजनल पार्क्स, बड़े पार्क्स, जैसे केवीआर पार्क या बोटानिकल गार्डन। रीजनल पार्क में कई जगह से आते, कई कॉलोनी से वहाँ। ठीक है। दूसरे होते हैं, उसको सब रीजनल पार्क कहते हैं, जो 2-3 कॉलोनी के होते हैं। ठीक है। और उसके साथ फिर वो जैसे कि यहाँ डीडीए के स्पोर्ट्स सेंटर भी होते हैं जी। और तीसरे होते हैं कॉलोनी पार्क्स। ठीक है। जैसे यहाँ द्वारका में हर सेक्टर में पार्क्स हैं जी। तो वहाँ आप जाके एक राउंड ले सकते हैं, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर का। ठीक है। तो तीनों तरीके के पार्क्स होते हैं। रीजनल पार्क्स,
सब रीजनल पार्क्स एंड कॉलोनी पार्क्स। ठीक है। ये एक इंडियन क्लासिफिकेशन, तीनों को मेंटेन करना आप ही की जिम्मेदारी तीनों थी? का। अच्छा, पार्क्स तो पूरा। ठीक है। फिर पार्क्स में कई तरीके होते हैं, कई ट्रेल पार्क्स होते हैं, उसमें बस वॉकिंग ट्रैक होती है, हाँ, कईयों में झील होती है, कईयों में उसमें चिल्ड्रंस फैसिलिटी भी होती है, हाँ। तो कई तरह की चीज़ें होती हैं। अच्छा। कईयों में स्पोर्ट्स फैसिलिटी होती है, कई में आउटडोर जिम्स होते हैं। तो ये सब प्लान करना और उसको मेंटेन, सबसे बड़ी चीज़ म्यूनिसपैलिटी में बनाना तो बन जाता है, मेंटेन करना। सर आपकी जब मीटिंग होती होगी, पार्क्स का इंचार्ज कौन होता है सर? एक एडिशनल कमिश्नर पार्क्स होते थे। तो जब आपकी मीटिंग होती थी पार्क्स के इंचार्ज के साथ, किसी जो एडिशनल कमिश्नर के साथ होती थी, तो किस तरह के इनिशिएटिव्स डिस्कस होते थे सर? उसमें ऐसा था, हर हफ्ते होती थी, हर है। मंडे को मीटिंग होती थी। जी। उसमें मॉनिटरिंग सिस्टम डिज़ाइन था हाँ, कि तुमने पिछले हफ्ते में क्या करा, ठीक है, अगले हफ्ते में क्या करोगे, ठीक है। इन आइटम्स में। जी। फिर उसके बाद एक फ्री व्हीलिंग डिस्कशन होता है, पार्क्स में क्या प्रॉब्लम है, नई चीज़ें क्या करनी चाहिए। तो डिसाइडेड आइटम्स क्या क्या थे सर? इसमें हाँ, डिसाइड आइटम्स यही थे कि मेंटेनेंस में ठीक है। कितने माली गए, कितने दिन काम करा, कटाई छिटाई। हरियाली की क्या हालत है, ठीक है। हेज कटी नहीं कटी, हाँ, कितने लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ठीक है। लोग आने का भी है, मतलब ट्रक का अट्रैक्शन है, हाँ, सफाई हुई कि नहीं हुई, जी। और कैमरास थे, जी। तो कैमरास उससे कंपेयर करते थे कि सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। जी। तो बड़ा डिटेल में इसमें, जितना इसमें ना डेविल इज इन डिटेल, जितना ज़्यादा डिटेल में होगा ना इसका रिव्यू, जी। उतनी बार चीज़ें आएंगी। ठीक और है। बड़ी मेहनत है, जी। और मेहनत से ही उस पर मज़ा भी, मेहनत करेक्ट, मज़ा भी मेहनत। तो ये तो हो गए जो डिसाइडेड पॉइंट्स थे कि इन पे डिस्कशन होगा। फ्री विलिंग डिस्कशन में क्या होता था सर? फ्री व्हीलिंग में ये होता था कि पार्क्स में क्या चेंज करें। कोई ऐसा इनिशिएटिव जो आपको याद आता हो कि यार ये हाँ, सुन के मजा। एक था जहाँ पर हम लोग शाम को ग्राइवेंस से लोग आते थे मिलने, जी। उसमें बताते थे हमारा ये हुआ, ये प्रॉब्लम है ग्राइवेंस टाइम। तो ये बार ग्राइवेंस वाले आए, कुछ ये डिफरेंटली एबल्ड लोग, उन्होंने कहा हमें एक ये फ्लाईओवर है, इसके नीचे एक हेलन केलर पार्क बनाना है। हेलन केलर पार्क। फिजिकली डिसेबल्ड का बहुत काम करा उन्होंने। ठीक। तो हम लोग उनके साथ बैठ के डिज़ाइन करा कि उनकी नीड्स क्या है, जी। क्योंकि फिजिकल चैलेंज भी डिफरेंट तरीके का होता है, जी। हाथ का, पैर का, लोकोमोटिव, ये सब कहते हैं ना। बिल्कुल, तो इस तरीके के तुमसे बैठ के डिज़ाइन करा, और फिर उन्होंने कहा कि हमें एक हेलन केलर की स्टैचू भी लगानी है, तो वो भी लगाई। तो बड़ा सेटिस्फाइंग था, जी। 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 बहुत सेटिस्फाइंग, करेक्ट। है ना। एक वो, दूसरा जो हम लोग करते थे बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, ये रोड वाइडनिंग करते थे। तो रोड वाइडनिंग में बड़े मंदिर और मस्जिद आते थे साथ साथ। जी। तो हमेशा ये होता था कि पॉलिटिकल पार्टीज लेना पड़ा, तो ये हमेशा कहते एक मंदिर एक मस्जिद हटाइए। अच्छा। एक रोड हम लोग बना रहे थे, तो वो डिस्प्यूटेड लैंड में थी, और उसमें कुछ ग्रेव्स थी। जी। तो उसमें फिर हम लोग ने बात करी पॉलिटिकल पार्टीज MIM से, तो उन्होंने कहा आप बनाइए इसमें, ये एक्चुअली ग्रेव्स नहीं है, बस पत्थर रखे हुए। अच्छा, है ही नहीं। हाँ। कुछ। हाँ। हम लोग बहुत घबराए हुए थे। जी। और तो मैंने कहा कि भाई देखिए, इसमें आपके डिप्टी मेयर जो हैं, जो MIM, वो भी आना चाहिए। तो वो बड़ा चैलेंजिंग था, जी। और किस तरह इन लोग सबको साथ लेकर रोडें बना सकता है, शहर का विकास करना है। जी। बिना पब्लिक के नहीं होता। ठीक। पब्लिक का सपोर्ट नहीं है कमिश्नर को, हाँ, तो पॉसिबल ही नहीं। चीज़ें पूरी नहीं होंगी। सर यही सवाल मैं आपको पूछना चाहूँगा कि जो लाइटिंग देखते थे, जो वहाँ के एडिशनल कमिश्नर लाइटिंग देखते होंगे, उनसे मीटिंग में क्या होता था, वहाँ क्या पॉइंट्स होते थे डिस्कशन के? उनका रोज़ की कितनी लाइटें आज इस वीक में, हर दिन कितनी जली, कितनी फ्यूज़, कितनी आपने रिप्लेस करी। हाँ। और फिर जहाँ अगर कोई ऑफेंस हुआ, जैसे किसी चेन स्नैचिंग, तो पुलिस वालों से पूछ के बताइए कि ये तो नहीं था कि लेस लाइटिंग थी। अच्छा, ये भी देखना पड़ता था। हाँ। हाँ। सब पार्कों में नहीं, कुछ पार्कों में जहाँ पब्लिक चाहती है शाम को लाइटिंग हो, लोग वॉक करते हैं, बैठते हैं, जी। तो ये सब चीज़ें होती। CCTV वगैरह सिक्योरिटी सर्विलेंस भी आप लोग के अंडर आता था? उस समय ज़्यादा नहीं था, तभी तो हम लोगों ने ऐप बेस करा था। करेक्ट। बाद में आया था। तो उसमें क्या होता है सर, सिक्योरिटी सर्विलेंस में किस तरह से, किस बेसिस पे डिसाइड होता है? इस तरह सोचिए, मैं आपको इसमें स्मार्ट सिटी का बताऊँ। जी। स्मार्ट सिटी में क्या है, कैमराज लगे हैं, जैसे लंदन में कहते 30-35 हज़ार कैमरा हैं। अच्छा, शहर में कैमरा है, सेंसर है। हाँ। तो क्या होता है स्मार्ट सिटी में, जो मैं कह रहा था ना कि नीचे पानी आए, सूरज आए, उसके ऊपर फिर हमें डिजिटल करना है। इसका मतलब क्या है? जी। मतलब ये है कि जब हम स्मार्ट सिटी कर रहे थे, तो ये था कि पानी हम बचपन में तो नल से पीते थे। ठीक बात। अब घर में जाइए, कोई नल से पीते, सब बोतल से पीते। हाँ। तो जब पहली स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस हुई थी पुणे, तो ये सवाल आया था, भाई नल से पीना चाहिए। अब नल से कैसे पियेंगे? नल से तब पियेंगे कि अगर हम उसको, जब पानी जाता है उसको मॉनिटर करें और उसका आपको प्योरिटी बताएं। ठीक बात।
तो रियल टाइम प्योरिटी बताएं। हाँ, तो ये एक ऐसी जो जहाँ पानी सब क्लीन होता है उसको हेड वाटर वर्क कहते हैं, हेड। ठीक ठीक ठीक। हाँ, वहाँ से क्लीन होके जाता है, वहाँ पर रियल टाइम मॉनिटरिंग सेंसर लगाओ और इसको पब्लिक से शेयर करो। आपके कॉलोनी में आज ये क्वालिटी है पानी की आने की, तो आप पी सकते हैं उससे। इतना हार्ड वाटर है, इतना सॉफ्ट वाटर है, मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूँ। एक ये पब्लिक का फायदा। अच्छा। दूसरा जो हम लोग ने इसमें स्मार्ट सिटी में जो डिजिटल था, बिल्डिंग परमिशन, 3 चीज़ से पब्लिक को बड़ा क्लोज इंटरेक्शन होता है म्यूनसिपैलिटी से। बिल्डिंग परमिशन, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, और तीसरा ये म्यूटेशन जो बताया। तो बिल्डिंग परमिशन जो हम लोगों ने ऑटोमेट करा, सब डेटा फीड कर दिया, आप आइए जमा करिए, पैसा जमा करिए, ऑटोमेटिकली पीछे चेक हो जाएगा। क्योंकि बिल्डिंग परमिशन जो जमा करता है उसमें कोई गलती नहीं होती, कि आर्किटेक्ट बनाता है, ठीक बात है। वो अगर सही हो तो ऑटोमेटिक मिल जाती है फिर, एक पर्टिकुलरली एक सिंगल घर के लिए। तो एक वो डिजिटल करा था। तो अब उस समय पे हैदराबाद में जो भी आदमी आता था वो जमा करेगा और आपको, हाँ, वो इंटरेक्शन जो ये था कि हमारे म्यूनिसिपैलिटी के एम्प्लॉय से इंटरेक्शन मिनिमाइज कर दो, जीरो कम से कम कर दो। जैसे कि आजकल पासपोर्ट देखिए, जी, पहले पासपोर्ट आप पता क्या था, अब देखिए पासपोर्ट, जी, ऐसा मॉडल ठीक, 2010 में हम लोग ने इसको जी, ट्राई करा था। जी। ये हो गया दूसरा डिजिटल। और तीसरा डिजिटल है कैमरास का। कैमरास हमने क्या सोच थी उस समय, जो मैं बताता भी था कमिश्नर्स को। जी, कैमरास आप देख रहे हैं, एक औरत जा रही है, वो जिस तरह उसका मूवमेंट है और बाहर चारों तरफ कुछ लोग हैं, उससे पता चल जाता है घबराई हुई है। अच्छा, और वो पता चल जाए तो पुलिस को जाए मैसेज और वहाँ एक गाड़ी पहुँच जाए। अच्छा, सिर्फ कैमरा देख के बता देगा कि किस उसके मूवमेंट से हाँ, पीछे एआई भाग रही है या एआई कुछ, देख रही है, यूं परेशान है, इससे बता देगा। हाँ, तो ये था प्रोएक्टिव डिजिटल वर्क। हाँ, तो जो कमांड कंट्रोल सेंटर बने हैं सौर स्मार्ट सिटी में, जी, उनको बैकएंड पे अब ये करना होगा। जी, फिर थी गार्बेज का था, जी, गार्बेज में है कैमरे लगे हैं, जाके खड़ा हो जाए वर्कर, हाँ, किस समय आया, किस जगह आया, अटेंडेंस हो गई, हाँ, सफाई करी, कैमरा से देखा क्या सफाई करी, हाँ, पीछे पता चल जाए सफाई हो गई। अब तो आदमी देखने की जरूरत भी नहीं है किसी को, अब तो एआई से पता चल जाता है। शाम को फिर अटेंडेंस लग गई, सो जी पूरा ऑटोमेट हो गया। और ये आप शेयर कर लो पब्लिक से, आपके सामने ये वर्कर आया, इसने इस टाइम सफाई करी, बस। हाँ, और नहीं होगा तो ग्राफिक्स डाल देगा। ये डिजिटल के कितने, तो डिजिटल की यूज़ हैं, अकाउंटेबिलिटी, हाँ, डायरेक्ट पब्लिक को अकाउंटेबिलिटी, और नंबर 2 मॉनिटरिंग में जिसको कहते हैं डिसइंटरमीडिएशन, बीच में आदमी का दखल जो है, औरत का दखल जो, खत्म हो जाए। सर, हैदराबाद में आप लोगों ने ड्रिंकिंग वाटर को अच्छा बनाने के लिए, योग्य बनाने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए जब आप थे? ये भी आपके अंडर ही आता होगा? ये हमारे वहाँ एक मेट्रो वाटर बोर्ड है, अच्छा, ज़्यादातर म्यूनसिपैलिटी के अंडर ही आता है। ठीक है, तो मेट्रो वाटर, उसमें सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि पानी कमी थी, जी, तो मेट्रो वाटर बोर्ड ने वहाँ गोदावरी और कृष्णा से पंपिंग का प्लान बनाया और बनाया, जी, तो उससे हैदराबाद पानी की शॉर्टेज खत्म हो गई, ठीक है, और फिर उसका क्लीनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रोग्राम्स थे गवर्नमेंट के उस समय, उससे करे। फिर एक अमृत प्रोग्राम आया। क्या था सर वो? अमृत में था, ये भी स्मार्ट सिटी के प्रोग्राम था, मैं उसका मिशन डायरेक्टर था 2014 में, 14 दिसंबर से। हर घर में टैप आना चाहिए। ठीक, पहले क्या था, उसके पहले कि पाइप लगाते थे, मैं ये नहीं, आउटकम मतलब नल लगा कि नहीं। अब हमने कितने पाइप लगा दिए, अगर आपके टैप नहीं है, आपको क्या पता पाइप लग गए। ठीक बात है, तो उसमें ये था भाई कितने टैप लगे बताओ, पीछे पाइप लगाते हो, पाइप तो चाहिए टैप के लिए, वो तो लगाओगे तुम। जी, तो कितने टैप लगाए जिसमें पानी आ रहा है। जी, तो टैप फॉर ईच हाउस होल्ड, 1 लाख के ऊपर जितने शहर थे उसमें, तो उसमें ये सब कवर्ड था, उसमें बहुत कवर हुआ। जी, तो ये टैप फॉर हाउस होल्ड जो प्रोग्राम था वो, जी, और फिर उसके पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर बना, इससे ड्रिंकिंग वाटर बहुत शॉर्ट है। ठीक, और उसके बाद फिर था डिजिटल करके पानी की क्वालिटी बताना पब्लिक को। अच्छा, जैसे आप देखते हैं आजकल नमामि गंगे में कई जगह देखिए, अगर आप जाइए उनके ऑफिस में तो इतना बड़ा स्क्रीन लगा हुआ, उसमें आता रहता है बनारस में ये क्वालिटी पानी की, इलाहाबाद में ये, प्रयागराज में ये क्वालिटी, ये सब क्वालिटी पानी की मतलब जो नदी के अंदर जो पानी है, उसकी क्वालिटी है। आते ठीक, हाँ, TDS पे आता था, ये डिजिटल में था। ठीक है, ऐसे ही बर्थ एंड डेथ में आप जाते हैं, उसमें क्या काम हुआ सर? बर्थ एंड डेथ में देखिए वहाँ पर सब बर्थ एंड डेथ तो पीछे हैं ही, आपकी कब पैदाइश, आप जाओ उसको ऑटोमेटिकली मशीन रीडिंग से कंपेयर कर ले, ये नाम ये सही है, और अब तो आधार भी आ गया, उस समय आधार नहीं था, जी, कंपेयर कर ले, सही है तो आपको वहीं प्रिंट करके दे दे। जी, भाई वो तो एक एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट, आप कॉपी मांग रहे हो ना, आप तो कॉपी मांगने आए हो बस, तो उसमें तो ज़्यादा कोई इंटरमीडिएशन ज़रूरत ही नहीं है। सर, रोड्स, ब्रिजेस, इन सब की किस तरह की मीटिंग होती थी और इन सब पे किस तरह का काम हुआ हैदराबाद के अंदर? और टेक सिटी भी कहते हैं सर हैदराबाद के अंदर, इसमें आप लोग का क्या योगदान है, इसको थोड़ा अगर एक्सप्लेन करें तो। रोडों में तो 2-3 होता है, एक तो होता है नई रोडें बनती हैं, नई ठीक है, रोड ओवर ब्रिजेस बनते हैं,
देखते हैं ट्रैफिक कंजेशन किस जगह है, तो उसको देख के फिर वहाँ रोड ओवरब्रिज बन जाते हैं, साइड नई रोडें बनती हैं, साइड रोड्स बनती हैं। ये कितने कितने दिन पे प्लानिंग चलती है सर? ये मीटिंग की अब नई रोडों की जरूरत है, कितने कितने ये हर दिन पे? साल में चलती है, हर साल में एक बार डिसाइड होता है जी। कि नई रोडें कहाँ बननी। दूसरा होता है एग्जिस्टिंग रोडों की मेंटेन करना, पॉट होल ना हो। पॉट होल बहुत बड़ी चीज़ होती है ना, तो पॉट होल रिमूवल, इसमें इंजीनियर्स के होते थे, असिस्टेंट इंजीनियर। उस समय तो कैमरा नहीं लगे थे, अब तो कैमरा से पता चल जाता है, कैमरा पता चल जाए कितने पॉट होल हैं, और उसका रिपेयर और उसको मॉनिटरिंग तो हो जाती, स्पेशली बरसात के टाइम। तो बरसात के टाइम ये होता था, उस समय सीएम के घर के सामने बहुत पानी इकट्ठा होता। अच्छा। तो मैं भी गया 7-8 बार वहाँ पर, तो पूरा उसको रीग्रेडिंग करा और फिर नीचे से उसके ड्रेनेज बनाए। फिर बरसात में होता है कि बिटुमिन जो होता है, बिटुमिन और पानी दुश्मन होते हैं। बिटुमिन पानी पड़ जाए, गाड़ी आ जाए तो गड्ढा हो जाता है। तो उस समय हम लोग ने रबराइज बिटुमिन, कोल्ड बिटुमिन कहते हैं, उसको इस्तेमाल करना शुरू करा, क्योंकि बरसात में गाड़ी चलती है, ठीक बात है, गड्ढे होंगे तो परेशानी तो होगी, दिखेगा भी नहीं गड्ढा। ये थोड़ा कि 2 महीना रुक जाए, बरसात चली जाए तब हम उसको पॉट होल करेंगे। और पॉट होल से क्या होता है, बड़ा खर्चा बच जाता है। थोड़े दिन में पॉट होल बड़ा हो, क्रेटर बन जाता है। क्रेटर बनने का पूरा रोड ही नई बनानी पड़ती है। ठीक बात है। तो ये सब चीज़ें करनी होती है, यही जॉब का मजा था रोड के अंदर। और कुछ सर, कोई ऐसा आपको टाइम याद आता हो, कोई ऐसा आपको मिशन याद आता हो जो आप लोगों ने हैदराबाद के अंदर किया, जिसको करके बहुत मज़ा आया हो सर? एक तो मेरा ये फिजिकली चैलेंज वाला बड़ा इंटरेस्टिंग था जी। दूसरा था ये जो आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का था जी, बिल्कुल एंड में। उसके पहले कूड़े के डंप था, जैसे कि आप देखते हैं सब जगह, उसको शुरुआत कराई। पहले तो कूड़े को सेपरेट करा। एक तो होता है कंपोस्ट, जिससे खाद बन सकती है, दूसरा प्लास्टिक जो रिसाइकिल हो सकता है, और ये प्लास्टिक को जला के एनर्जी बन सकती है। तो ये सब जो शुरुआत करी हो गया पूरा। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग था। प्लस जो मेन था कि इस सिस्टम को चलाना, ये जैसे कि आप शहर को एक शरीर समझ लीजिए, कमांड कंट्रोल सेंटर दिमाग है जी, आंखें जो हैं आपकी कैमरा है जी, इसको छूना सेंसर है जी, जो आपकी आर्टरीज हैं ये रोडें हैं। ठीक बात तो है यहाँ पतली रोडें होती हैं, यहाँ होती है, या मेन रोड हो जाती है। जी, सेंट्रल मार्केट में ऐसी गार्बेज डिस्पोजल है, जी, है ना, ऐसी एनर्जी है, जी, इलेक्ट्रिसिटी। जी, तो ये पूरा शरीर को चलाना होता है। आप ये तो नहीं कह सकते कि आज हमारी किडनी काम नहीं कर रही, भी 3 दिन नहीं करेगी वो। क्या होगा बॉडी को? सर सब कुछ रुक जाएगा, हर तरह की तकलीफ आ जाएगी। ऐसे ही अगर आपने कोई गर्म चीज छुई, जी, आंख से आपको दिखा गर्म, मगर जी, बताया नहीं कि मत छुओ, छू लिया जी, तो जल जाएंगे आप ना। जी, आंख को बताना चाहिए कि मत छुओ, गर्म चीज़ है। हाँ, इस तरह इसको प्रोएक्टिव वर्क जो मैंने आपको बताया था, जी। विमेन सिक्योरिटी और सबका। सर टेम्परेचर वगैरह के अराउंड या मौसम के अराउंड भी कुछ प्लानिंग होती है? मेनली मानसून में तो बहुत होती है, पॉट होल्स की होती है, जी, वाटर स्टैग्नेशन की होती है, मच्छर की होती है। जी, मच्छर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें करी हम लोगों ने। जी, ये मच्छर को सबसे बढ़िया मारने का तरीका होता है, जब मच्छर बनने से पहले वो टैडपोल होता है 1 हफ्ता, वो 1 हफ्ते में पानी में रहता है, उस समय मार दो तो मच्छर तुम इरेडिकेट कर सकते हो। 1 हफ्ता साइकिल होता है। हाँ, और मच्छर की लाइफ 20 से 25 दिन होती है। ठीक है। उस 20 से 25 दिन में ही वो जिंदा रहता है। हाँ, तो उसका होता है कि आइडेंटिफिकेशन, जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा होता है घरों में बाहर, एक तो ये करके, और ये कौन करता है सर? इसकी टीम बनाई हाँ जाती टीम होती है, पूरा हमारा मलेरिया डिपार्टमेंट है। है? जी, तो वहाँ पर मछली होती है, गप्पीस डाल दो या ऊपर तेल डालो। हाँ, एक ये, अच्छा ये कैसे पता चला कि वहाँ नहीं बन रहे हैं? फिर मस्कीटो डेंसिटी, कितने मस्कीटो इतने एरिया में है, हाँ, वो मेजरमेंट होते हैं इंस्ट्रूमेंट, हाँ, वो मेजर करी आती। अगर एक एरिया में ज़्यादा मस्कीटो है तो हॉटस्पॉट होता है, हाँ, उससे देखा जाता है 2-3 किलोमीटर कहाँ से पैदा होके आ गए। हाँ, फिर वहाँ स्प्रेइंग होती है, हाँ, और फिर उस एरिया को इस तरह क्लीन कर दिया जाता है। अच्छा, अच्छा मच्छर जानते हैं, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, हाँ, बहुत बड़ी चीज़ है मच्छर। बिल्कुल बिल्कुल। फिर एक नई चीज़ हम लोगों ने स्टार्ट करी थी उस समय, एक सेंसर था। हाँ, मच्छर जो होता है, जो आता है शरीर पे, 2 वजह से आता है। हाँ, पहले तो आता है कि इस रूम में हम लोग बैठे, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई, हाँ, तो उसका सेंसर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। अच्छा। तो बाहर से अंदर आएगा कि यहाँ पर कुछ है। कार्बन डाइऑक्साइड पे फीड करता है वो। हाँ, फिर आता है पास, तो हमारे यहाँ से वाटर वेपर निकलता है, हाँ, तो यहाँ ज़्यादा होता है, यहाँ कम होता रहता है। अच्छा, वो उसको करके यहाँ पहुँचता है, वाटर वेपर को सेंस करके, और फिर काटता है। अच्छा। तो ये जो स्किन पे लगा लगा के जो चीजें से रोकते हैं मच्छर, वो इस वजह से इस वजह से वाटर रोकते हैं। वेपर हाँ, रोक देता है। बिल्कुल। अच्छा, अच्छा, तो हम वो सेंसर जो बने थे वो इसको मिमिक करते थे, और उससे क्या होता है, मच्छर अट्रैक्ट होता है, उसमें आके जल के मर जाता था। अच्छा, तो हम लोगों ने वो सेंसर बनाए, हाँ, और इस तरीके का कोशिश करा था। फिर एक और करा था, बड़े बड़े ट्रक्स के पीछे, जैसे आजकल रैकेट है ना, हाँ, ऐसे
बड़े बड़े रैकेट बनाए, बिजली के अपने आप बनाए थे जी। और ट्रक के पीछे लगा दिए। बनाए भी आप ही लोगों हाँ। ने, ये किसी दुनिया में और कोई नहीं करता था ये काम। हाँ। जैसे इम्प्रोवाइजेशन था जी। और उसको ट्रकों पे ले आके रोड पे ले आते ताकि रोड पे इतने मच्छर मर जाए। फिर ये सेंसर जो थे हम लोग सोच रहे थे लाइटों के पास लगाएं, जी। फिर लगे नहीं वो, मतलब हाँ। मगर हर स्ट्रीट लाइट के पास सेंसर लग जाए हम्म, तो मच्छर वहाँ हट जाएंगे, पानी कैप्चर कर लो और फिर मस्कीटो जहाँ मलेरिया या कोई केस है डेंसिटी लो, पूरे पूरे शहर का रेगुलर डेंसिटी लो तो मैप बन जाता है मस्कीटो डेंसिटी का। फिर वहाँ पर फोकस्ड एक्शन लो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग। सर स्मार्ट सिटी में आप बता रहे थे कि एक दो चीज़ें और हुई थी, वो क्या थी सर? स्मार्ट सिटी में एक था कि पूरे देश में एलईडी, इससे बहुत बिजली की सेविंग हुई थी। एलईडी लाइटें लगाई, स्ट्रीट लाइट। जी। दूसरा था कि जितना ये वाटर सप्लाई के पंप्स, बहुत बड़े पंप्स होते हैं और सीवरेज के, इन सबको एनर्जी एफिशिएंट पंप, बड़े पुराने पंप्स थे, जी। बहुत मेंटेनेंस होती थी, बहुत बिजली इस्तेमाल करते थे, जी। तो उन सब का पूरा चेंज, वो भी चेंज ओवर हुआ था स्मार्ट सिटी के पूरे उसमें। जी। सर शहर में मान लीजिए कोई क्राइसिस हो गया, एक एग्जांपल के तौर पे फ्लड्स आ गए, तो किस तरह से क्या आप लोग की किस तरह से उस चीज़ से डील करते हैं, क्या प्रोसेस रहता है सर? ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है जी। और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर समझ लीजिए मार्च से शुरू रहता है। जी। तो पहले कि भाई सब सामान जो चाहिए होगा फ्लड का रेडी है कि नहीं, जी। तो उससे सामान रेडी कर लिया जाता है। जी। फिर जब फ्लड की पहली वार्निंग आती है, बरसात की या रिवर में फ्लड की, तो जितने ह्यूमन बीइंग्स और जितने रिसोर्सेज हैं सब अपनी जगह पहुंच जाते हैं। तो हमको पता है लो लाइंग एरियाज कहाँ है, कहाँ पानी इकट्ठा होगा बरसात में, फ्लड आएगा तो पानी कहाँ जाएगा, तो लोगों को इवैक्यूएट करना, उनको कहीं ऊपर जगह ले जाना, कोई ऊंची जगह ले जाना, वहाँ खाना पीना, वैक्सीनेशन, ये सब देना। फिर पानी को पंप्स लगा के पंप करना, कि पानी फिर स्टैग्नेट होता है, फिर मच्छर होते हैं, तो पूरा एसओपी रहता है, इसको करते हैं। जो आजकल जो एक डिफरेंट प्रॉब्लम आ रही वो ये आ रही है कि 1 महीने का पानी 6 घंटे में बरस जाता है। अच्छा। तो उसके लिए सिस्टम कोई प्रिपेयर्ड नहीं है। हाँ। तो उसके लिए कहते हैं कि इंटेंसिव एसओपी बनाना पड़ेगा, ठीक है। कि अगर इतना ज़्यादा रेनफॉल हो जाए हाँ। उसमें क्या करा जाए। फिर रोडें बह जाती हैं, जी। तो रोडों में इमीडिएटली रेस्टोर करना होता है, फिर बाद में जैसे भी उसको बिटुमेन या सीमेंट से कर, तो इमीडिएट होता है रेस्टोरेशन वर्क्स, है ना, और फिर उसके बाद रिकवरी होता है, धीरे रिकवरी करते हैं। सर यहाँ तक तो आपने बताया कि किस तरह का काम हो चुका है, किस तरह का काम आप लोगों ने किया और कमाल का काम किया है, बिल्कुल सराहनीय काम है सर। किस डायरेक्शन में जा रही है सर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो इंडिया की हैं, किस डायरेक्शन में शहरों को मैनेज करने का काम जा रहा है? स्मार्ट सिटी ऑफ कोर्स एक कमाल का इनिशिएटिव है, और क्या कमाल का काम आगे आप प्रोजेक्टेड देखते हैं जो होने वाला है? देखिए इसमें सबसे पहला तो मैं कहूँगा प्लानिंग के बारे में। जी। प्लानिंग, जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो हमारे शहरों में ज़्यादा प्लानिंग नहीं थी। हमारे शहर में 3 पार्ट थे। एक तो था जिसको कहते हैं लाइन्स, मिलिट्री लाइन्स, कैंटोनमेंट, रेलवे लाइन, सिविल लाइन्स, जो अंग्रेजों ने बनाए थे। स्ट्रेट रोडें थी, चौड़ी रोडें थी, 80 फीट रोड। दूसरा था इसको कहते हैं असली इंडिया, पुराना शहर, जैसे कि हम लोग बनारस बात करें, छोटी सड़कें, थोड़ी और सड़कें, कंजेस्टेड। ये फिर ये 2 जो हमारे पार्ट्स शहर थे। 47 के बाद क्या हुआ, हाउसिंग बोर्ड आए, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ आई, इन लोगों ने शहर में कॉलोनीज काटी, ये डीडीए कॉलोनीज दिल्ली में, सब जगह इस तरह कॉलोनीज बनी जो इस असली शहर और इसके आगे थी। जो चेंज हुआ 91 के बाद, जब बहुत प्राइवेट सेक्टर आ गया, तब इसमें एक्सप्लोसिव ग्रोथ हुआ, बिल्डिंग्स और फिर उसकी रिक्वायरमेंट, रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो प्लानिंग जो थी हमारी, मास्टर प्लान था। मास्टर प्लान क्या था कि पुराना शहर जो था 47 में, उसको कैसे डेवलप करा जाए। तो उसमें ये था कहाँ पर कौन सी बिल्डिंग बनाई जाए, उसकी कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, ये सब चीज़ें, इसको हम लोग बिल्डिंग रूल्स कहते हैं। और किस यूज़ में, कमर्शियल, उसको घर होना चाहिए, दुकान होना चाहिए या फैक्ट्री होना चाहिए, ये हम लोगों ने करा। तो मास्टर प्लान का था कि पूरा अपग्रेड हो जाएगा हमारा शहर, वो हुआ नहीं। मास्टर प्लान 20-30% इम्प्लीमेंट हुआ इंडिया। तो जब मास्टर प्लान इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो अब ये इशू है प्लानिंग आगे क्या करा जाए। तो अब क्या होता है, मास्टर प्लान 20-25 साल के लिए बनता है। अब एक प्लानिंग, एक नए प्लान बनाने होंगे शहर को देखते हुए, इस शहर को ही अपग्रेड करना है। अब वो बिल्डिंग तोड़ के चौड़ी रोडें सब जगह नहीं बन सकती। ठीक बात। नए शहर तो बन सकती है, जो नया शहर तो बनना ही चाहिए, तो कोई है। तो एक तो ये प्लानिंग का जो पूरा हमारा आइडिया ऑफ प्लानिंग है, वो उसको इंडियनाइज करना होगा। जो प्लानिंग डिपार्टमेंट आजकल बस बिल्डिंग परमिशन देते हैं, उसके आगे जाना चाहिए। बिल्डिंग परमिशन प्लानिंग नहीं होती। ठीक बात है। बिल्डिंग परमिशन रेगुलेशन है जी। तो एक तो वो करना होगा। जो दूसरा करना होगा, ये जो म्युनिसिपल स्टाफ है,
जो जिससे सिटीजन का रोज़ इंटरेक्शन होता है, कूड़े का, पानी का, बिजली का, इनको अभी तक ये अकाउंटेबल हैं अपने वर्टिकल हायरार्की में, इनको हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी करनी है। बिल्कुल। हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी कैसे कर सकते हैं? अब तो डिजिटल है, सोशल मीडिया है, सब कुछ है। ठीक है। उसके थ्रू इनको अकाउंटेबिलिटी पब्लिक को कर देना चाहिए। ठीक है। जिस पब्लिक को सर्विस मिल रही है उसी को अकाउंटेबल कर देना चाहिए। ठीक है। तो इससे ये गवर्नेंस रिफॉर्म होगा, वो प्लानिंग रिफॉर्म होगा। तो ये रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है आगे के लिए, मोटे तौर पे। करेक्ट। छोटे मोटे तो बहुत जी। रिफॉर्म्स चाहिए, जी। और मोटे तौर पे जो प्लानिंग का हमारा कंसेप्ट है उसको एक इंडियन कंसेप्ट जो इंडियन सिटीज़ के लिए वर्क करे। एक्चुअली जो मास्टर प्लान कंसेप्ट था ये ब्रिटिश से लिया था, वो ब्रिटेन ने अपने आप ही 1948-49 में उसको अबैंडन कर दिया था, जो हम लोग ने 40 फिर कंटिन्यू करते रहे। जी। और एक नेशनल कमीशन ऑर्गेनाइजेशन बना था, चार्ल्स कोरिया और ये सब बड़े फेमस लोग उसमें, उन्होंने कहा था 80 में, जो मैं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा था। उसके बाद और फिर तीसरा नए शहर बन रहे हैं, ये भी चार्ल्स कोरिया इन लोगों ने 1980s में कहा था कि हमारे यहाँ शहर जो हैं कम है। दुनिया में जो डोमिनेंट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, कोई भी कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हुआ बिना शहरों के, कोई भी कंट्री में। ये डोमिनेंट मॉडल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ओनली मॉडल, डोमिनेंट मॉडल। जब तक शहर नहीं काम करेंगे, शहर की इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, तब तक कंट्री डेवलप नहीं होता। आप किसी भी कंट्री ले लो, ब्रिटेन को ले लो, यूएसए को ले लो, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएसए को ले लो, जर्मनी, जापान, साउथ ईस्ट एशिया को ले लो, चाइना को ले लो। तो हमारे यहाँ शहर कम है सर? शहर कम है। शहर हम किसे कहेंगे हमारे यहाँ? मतलब जो डेफिनेशन है यहाँ पर, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, टोटल पॉपुलेशन, अच्छा। वही डेफिनेशन, उस हम लोग डेफिनेशन नहीं जाते हैं, उसको देते हुए शहर ज़्यादा चाहिए। अच्छा। और इसमें एक स्टडी करी थी शहरों की, इस तरह की कमी सोचिए आप कि जॉनसन ने एक स्टडी करी थी 50s में। उन्होंने पाया कि कानपुर के सराउंडिंग में पॉपुलेशन 1.13 लाख थी और 11,000 करीबन गांव थे और 24 शहर थे। फिर उन्होंने देखा इंडिया में करीबन 460 गांव थे हर शहर के लिए, एक शहर के लिए 460 गांव थे। ठीक बात। अगर अमेरिका के बराबर चाहिए तो इंडिया को 47,000 शहर चाहिए। 47,000? और 2,000 थे। 2,000 हैं थे 50s में। आज कितने होंगे, कोई आइडिया? आज इस तरीके सोचिए कि सेंसस टाउन मिला के 5-6 हज़ार होंगे बस। हाँ। और यूएस का अगर लें, उस समय 47,000 शहर चाहिए थे इंडिया को और 2,000 थे। और यूएस में कितने शहर है सर? यूएस के 50,000 शहर। 50,000 शहर हैं यूएस में? और ये नेशनल कमीशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा था सन 80 में कि नए शहर चाहिए, और उन्होंने 3 तरह के शहर कहे थे। बताऊं? बताइए सर। बिल्कुल। और उन्होंने जितने शहर हैं इस समय, उनमें किस शहर को बड़ा करना और उसका इकोनॉमिक बेस क्या होना चाहिए। इकोनॉमिक बेस रखता है कि शहर में मैन्युफैक्चरिंग हो, ठीक है, ट्रेडिंग हो जी, ट्रांसपोर्ट हब हो जी, वो आइडेंटिफाई करा जी, और नए शहर भी आइडेंटिफाई करे जी, जो अब आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कह रही है कि नए शहर बनने चाहिए। ठीक है, नए शहर बनने चाहिए। बिल्कुल। जो मैंने आपको बताया सन 50 की हालत, हाँ, तो इस समय तो बहुत ही जरूरत है। सही बात है सर। तब 47,000 चाहिए तो आज पता नहीं कितने चाहिए होंगे, और आज 5,000 हैं सर। और कुछ फ्यूचर में अगर आप बताना चाहें तो फ्यूचर में 3 चीज़ें बताई थी। एक प्लानिंग का, एक नया तरीका प्लानिंग का, दूसरा बताया था गवर्नेंस का, हॉरिजॉन्टल जिसको कहते हैं डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन जी, और तीसरा है कि अब काफ़ी काम हो गया है जी, आगे क्या करना चाहिए जी। आगे करने के लिए सिस्टम अप्रोच करना चाहिए। सिस्टम क्या है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। घर में कूड़ा कलेक्ट हो रहा है कि नहीं, ट्रांसपोर्ट हो रहा है कि नहीं, प्रोसेस हो रहा है कि नहीं, तो एक पूरा सिस्टम है। जैसे हमारे बॉडी में होता है जी, बिल्कुल, डिस्पोजल सिस्टम जी। फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रोडों की क्या हाल है, मैनेजमेंट रोड का कैसा है, रोड का डिज़ाइन कैसा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कैसा है जी, ताकि कंजेशन कम हो, पार्किंग कैसी है। तो अब क्या है, सिस्टम बाय सिस्टम शहर में लेके और सिस्टम में जहाँ जहाँ गैप है उसको एड्रेस कराएं। ऐसी वाटर सप्लाई सिस्टम, पार्क सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, सिस्टम बाय सिस्टम। शरीर में अलग सिस्टम्स है, हार्ट का एक सिस्टम, ब्रेन का एक सिस्टम, एक और एसओपी और डेवलप्ड एसओपी की जरूरत है। हाँ, हर सिस्टम के लिए एक एसओपी और हर सिस्टम के लिए गैप एनालिसिस और गैप को ब्रिज करना। करेक्ट, बिल्कुल सर। तो प्लानिंग, सिस्टम अप्रोच जी और गवर्नेंस में हॉरिजॉन्टल, 3 चीज़। सर बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया हैदराबाद से आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपनी सर्विसेज देश को दी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक से एक कमाल शहर के ऊपर काम किया और उन्हें कमाल बनाया है सर। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ जानने को मिला कि एक शहर कैसे चलता है, वाराणसी के बारे में, हैदराबाद के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जेके सुपर पॉडकास्ट की तरफ से बहुत बहुत नमस्ते सर। थैंक यू सर।